अब देखो आप सीए इंटरमीडिएट में 19 की तैयारी कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आपको अभी से ध्यान रखे चलनी पड़ेगी, जिससे कि एग्जाम में एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना आपको सीखना है। अगर आप मान लीजिए 10 डेज में रिवाइज करके और 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, यो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आपको एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले तो देखो आप बुक्स क्या लोगे काम में। सबसे फर्स्ट मैटर है बुक्स। बुक्स के लिए जो आपको काम में लेनी है, इसके लिए हम सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक तो प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम 2 चीज काम में लेंगे। एक तो लेंगे अपन आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है। दूसरा है ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है ना। ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हम अलग करके आपको अलग से दे देंगे, ठीक है। साथ साथ वो भी डिस्कस होगा। तो 2 चीज ये काम में लेनी है। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अपने को क्या लेना है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, और जो लो और ऑडिट है, लो एंड ऑडिट, इसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए अपने को लेना है पीएम। लेकिन पीएम में केवल और केवल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए लोगों, बाकी काम के लिए नहीं। यानी अगर कोई डिटेल्ड कंटेंट लेनी है आपको, मान लीजिए आपको 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट आप कहां से याद करोगे, स्टडी मटेरियल से। पीएम केवल और केवल ऑडिट और लॉ में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए 2 चीज काम में लेंगे। तो एक तो इस मटेरियल के अलावा आप कहीं से भी नहीं पढ़ोगे कुछ भी, बाहर की बुक्स कुछ नहीं पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, सब यूजलेस है, ठीक है ना। केवल और केवल ये मटेरियल स्टडी करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। तो देखो यहाँ का जो सिस्टम है उसके 3 पार्ट है बेसिकली इंटरमीडिएट के लिए। फर्स्ट तो आता है सिस्टम में क्लासेज, दूसरा आता है मॉक टेस्ट, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पर्सनलाइज गाइडेंस। ठीक है ना। इसमें देखो क्लासेज का मतलब है जो अभी जो आपकी क्लासें चल रही है, जिसमें फैकल्टी जाके पढ़ा रही है, सोल्यूशन सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही है, ठीक है ना। रिजल्ट में इसका रोल 10% है, ठीक है ना। पढ़ाई करने से कोई बच्चा पास नहीं होता, ठीक है। न हमारे पढ़ाने से कोई बच्चा पास होता है, न किसी दूसरे के पढ़ाने से होता है। ये यूजलेस स्ट्रेटेजी होती है। ये हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोग फीस जमा कराते हो, अगर आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, क्यों कह दिया कि साहब ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, केवल गाइडेंस दे दी, तो आप कहोगे साहब पैसे ले लिए, पढ़ाया कुछ नहीं है, तो पढ़ तो हम ही लेते। इसलिए क्या है कि जो 5 महीने का टाइम चलेगा, 5 मंथ्स का टाइम, ये काहे के लिए चलेगा, जिसका रोल केवल 10%, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमारी मजबूरी होती है पढ़ाना, कि जिससे कि आप फीस जस्टिफाई हो जाए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। अगर क्लासेस से मतलब रिजल्ट रहना लग जाता, तो एक ही क्लास का बच्चा फर्स्ट रैंक पे आता है और उसी क्लास का बच्चा फेल भी होता है। अगर क्लासेज का रोल होता, या तो सारे फर्स्ट रैंक आते या सारे फेल होते, ठीक है ना। इसलिए ये माइंड से निकाल देना कि यहाँ पढ़ाई कराने से आप रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा रोल है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में आपकी 3 सीरीज होगी। मॉक टेस्ट का जो रोल होता है वो होता है अराउंड 40% रोल मॉक टेस्ट का होता है रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। और ये जो पर्सनलाइज गाइडेंस होता है, इसका रोल होता है 50%, ठीक है ना। अब डिटेल में अपन देखेंगे कि एक एक का रोल कैसे कैसे है ये। तो सबसे पहले अपन देखो क्लासेज। ये तो क्लासेज जो आप यहाँ पढ़ाई कराएंगे, उतना ही काम घर पे जाके आप डेली करते रहो, ठीक है। जितना आपको यहाँ पढ़ाया उसका होमवर्क घर पे करना है, एक बार उतने पोर्शन को रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए लो के आपको एक 4 पेज पढ़ाए, इसके अलावा 4 पेज आपको जाके पहले फैकल्टी नोट पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद में उसको लर्न करना है आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, ठीक है। एक तो एमबीए करना है। मॉक टेस्ट में आपकी 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 50% सिलेबस की होगी, और ये
ड्यूरिंग क्लासेज होगी, ठीक है ना, क्लासों के साथ साथ होगी ये। इसके कोर्स खत्म करने के बाद में ये सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज होगी, वो 100% सिलेबस की होगी, ठीक है ना, और उसमें टाइम लगता है 80 डेज। और जो थर्ड सीरीज होगी वो भी 100% की होगी, और सेकंड सीरीज खत्म होने के बाद में थर्ड सीरीज चालू हो जाएगी, और उसमें टाइम लगता है 40 डेज, ठीक है ना। यानी मान लो कि 80 + 40 यानी कितने दिन हो गए, 4 मंथ्स टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है ना। ये जो टेस्ट सीरीज है यही है असली जिसकी वजह से रिजल्ट आता है, क्योंकि देखो टेस्ट में आपको 3 मेजर बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। 3 बेनिफिट में फर्स्ट तो है आपका यानी एक्स्ट्रा स्टडी, देखो एग्जाम अगर आपके सर पे है तो इसका मतलब है कि आप 20 आवर्स भी पढ़ाई कर लोगे, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के मान लीजिए 8-10 महीने बचे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपको शाम को 7 बजे नींद आने लगी तो आप सो जाओगे, चलो कल पढ़ लेंगे, टाइम है, ठीक है ना। यानी हमारे में लेथर्जी आ जाती है और हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन ये मॉक टेस्टों के थ्रू क्या होगा कि आपको एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देगी, एग्जाम बिल्कुल पास दिखाई देगी। जैसे ये फर्स्ट सीरीज है उसमें 15 डेज के गैप में टेस्ट होते हैं, हर 15 दिन में टेस्ट होते हैं, एक संडे छोड़ के एक संडे टेस्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि एग्जाम आपको 15 डेज दूर दिखाई देगी। यहाँ जो ये सेकंड सीरीज होगी इसमें क्या है कि इसमें हम सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, ये कोर्स खत्म होने के बाद होगी, और उसको रिवाइज करने के लिए उतना टाइम देते हैं जितना टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मस्ट है। किसी सब्जेक्ट में 13 डेज चाहिए उसको 13 डेज मिलते हैं, किसी में 8 डेज चाहिए उसको 8 डेज का टाइम दिया जाता है। जितना टाइम उस सब्जेक्ट का चाहिए वो सारा टाइम टेबल सेट है, उतना टाइम दिया जाता है। इसका पर्पज होता है कि इस टाइम में पूरे मतलब सब्जेक्ट को गो थ्रू होना है, पूरा सब्जेक्ट ढंग से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे उस टाइम को और आधा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो किसी को मिला था ये अपने को 10 डेज, तो यानी यहाँ पे 4 डेज का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। ये मत करना कि 4 डेज के बजाय 5 का मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एग्जाम का भी जाता है ना, इसलिए वो टाइम कम हो जाता है। टाइम एग्जाम के जो गैप मिलेगा ना रिवीजन करने के लिए वो 40% टाइम मिलेगा। वैसे लग रहा है कि 80 डेज से 40 डेज का मतलब आधा टाइम मिलेगा, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उसको तो अपन काउंट करते नहीं है, तो एग्जाम के अलावा जो रिवीजन का टाइम मिलता है ना वो 40% टाइम मिलता है। और ये करने के बाद में यानी जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे 10 दिन में रिवाइज किया था 4 डेज में रिवाइज करोगे, इसके बाद में यहाँ इस टेस्ट सीरीज के एंड में और एग्जाम स्टार्ट होने के बीच में 20 डेज का टाइम होता है। उस 20 डेज में हम इस तरह सिस्टम बनाते हैं कि 2-2 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज होता है, ठीक है ना। और मेन एग्जाम में कितना टाइम गैप मिलता है, 1 दिन गैप मिलता है। तो जो चीज़ आपने यहाँ 10 दिन में पढ़ाई करी यहाँ पे, वो यहाँ पे 4 डेज में करोगे, यहाँ 2 डेज में करोगे, एग्जाम में 1 डेज में करोगे, तो 1 डे में रिवाइज करने की पोजीशन आ जाती है। बस शर्त है कि और जो चीज़ें हैं ना कि मतलब कैसे अंडरलाइन करके रखना है, वो चीज़ें वो सारा ध्यान में रखा जाए। तो जब ये सिस्टम पूरा फॉलो होता है ना, जब जाके मतलब आप कुछ करने की पोजीशन में आते हो। अदरवाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बाहर से, दूर दूर से आते हैं, ठीक है, तो वो सब ये कहते था हमारे को सब आता था, बस एग्जाम में नहीं आया कुछ भी, ठीक है ना। पहले तो मेरे को सारा आता था, पूरा सब्जेक्ट ढंग से किया हुआ था। अब मुझे पूछते हैं कैसे पढ़ाई गई थी, और साहब 10-10 दिन का टाइम देकर और मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे और मेरे को ढंग से आने लगा था सारा सब्जेक्ट। ये प्रॉब्लम क्या है कि 10 दिन पहले पढ़ा था उसे 3 महीने पहले, और वो अब आज उसको 1 दिन में रिवाइज करने की सोच रहा है, ठीक है। 10 दिन जब भूखा है, आज से आता है 10 दिन का खाना 1 दिन ही खा लूँ, तो वो पॉसिबल है क्या, ठीक है ना। वो फिर रिवाइज कर नहीं पाता है और उसको पता नहीं चलता कि मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 10 दिन की चीज़ को 4 डेज में रिवाइज करें, 10 दिन चीज़ को 4 डेज में रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। फिर वो 4 डेज वाली चीज़ 2 दिन में रिवाइज हो जाएगी, 2 दिन वाली चीज़ 1 दिन में रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम 1 दिन का गैप मिलता है, इसलिए मतलब सफिशिएंट है। तो एक तो हो जाती है एक्स्ट्रा स्टडी। एक्स्ट्रा स्टडी क्यों होती है कि एग्जाम आपको ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती है, एग्जाम पास दिखाई देती है। तो इस टेस्ट के बहाने अगर मान लो 2 घंटे भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, तो अभी आपकी एग्जाम के ये मान लो कितने टाइम बचा हुआ है, अभी 10 महीना बचा हुआ है मान लो आप रफली। अब 10 महीना बचा हुआ है और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, तो 1 महीने में आपने 60 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ लिया। 10 महीने में 600 घंटे पढ़ लिए,
और 600 घंटा पढ़ने से अगर मान लो 1 घंटा पढ़ने से चौथा ही मार्क्स इनके जो होता है, तो उसका मतलब है कि 150 मार्क्स का इंक्रीज केवल एक्स्ट्रा स्टडी जो करोगे इस एग्जाम के डर के मारे, उससे बढ़ जाएंगे आपको। ठीक है ना, ये शेड्यूल यानी आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप की अगर क्लास संडे को छुट्टी होती है, ठीक है ना, तो फिर उस दिन तो जल्दी उठते होंगे 5 बजे, हैं क्या करते हो, और 7 बजे उठ जाते हैं। अदरवाइज मान लो अगर आप 5 बजे उठते हो और वहाँ उस समय आप 7 बजे उठते हो, तो उसका मतलब है कि क्लास आने के चक्कर में, डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में पढ़ लेते हो ना। अगर वो डिसिप्लिन का चक्कर नहीं होगा तो उसका मतलब है कि आप आराम से उठोगे लेट, तो वो टाइम वेस्टेज ही हुआ ना। तो टेस्ट के बहाने जो एक्स्ट्रा स्टडी हो जाती है, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलप होगी और उससे जो मार्क्स आएंगे ना, एक तो बेनिफिट ही है। दूसरा है 100% पेपर अटेम्प्ट। 100% पेपर अटेम्प्ट। देखो एग्जाम का ये रोल होता है, एग्जाम चाहे ये आपके इंटरमीडिएट की हो, फाइनल की हो, ये जहाँ रिटर्न करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वहाँ पे एक बीमारी है कि 99% बच्चा 80-85 से ऊपर का क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पाता। ठीक है ना, यानी जो मार्क्स आते हैं ना वो 80-85 में से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो पहले लिखने की एक्सरसाइज तो उसकी होती ही नहीं है। ठीक है ना, वो ट्राई कब करता है? हर 6 महीने में उसकी ट्रायल होती है। ठीक है ना, पहले वो इंटर का एग्जाम देगा, फिर फेल होगा, फिर अगले एग्जाम बैठेगा, फिर वहां भी लगेगा टाइम कम पड़ रहा है, फिर अगले एग्जाम में बैठेगा। इस तरीके से वो 4-5 मतलब अटेम्प्ट तो ट्राई करता है। लेकिन ये चीजें क्या है कि जैसे अपने यहाँ 3 सीरीज होगी, 3 सीरीज में आपके 24 पेपर होंगे, एक ईएस का पेपर अलग से और होता है अपने अलग से, 25 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आपका टाइम कम पड़ रहा है, मान लो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया लगेगा साहब पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब एक तो मान लीजिए आप स्पीड बढ़ाओ 2 घंटे पूरे होने पे, जब आपको लगेगा यार छूट रहा पेपर, और एक पहले मिनट से स्पीड बढ़ा दो। अब फर्स्ट मिनट से स्पीड बढ़ा दोगे तो 2 घंटे तक तो आपने 10 मिनट बचा ली। अब 10 मिनट आपने बचा लिए तो 10 मिनट से अगर मान लीजिए आप कोई एक 10-12 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्यूशन आपका आ जाएगा इस पर से। यानी आप ये मान कर लो कि फर्स्ट में छूटेगा, कुछ सेकंड पेपर में छूटेगा, कोई थर्ड में छूटेगा, लेकिन एग्जाम में आते आते आपका टाइम रूल एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, यानी 3 घंटे में पूरा पेपर सोल्ड। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कहां से चलेगा? 100% पेपर अटेम्प्ट, यानी इससे बहाने स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी आदत बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, मान लो कोई गाना गाते हैं लोग बाग, तो उसका मतलब है कि पहले वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, काफी टाइम रिहर्सल करते हैं। क्यों करते हैं? कि वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज पता चल जाए कि साहब साल भर से कोई गाना गाया नहीं और वहां स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है ना, तो पिट के आएगा। तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिससे कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओ। और थर्ड है मार्किंग पैटर्न। ठीक है ना, यहां मार्किंग पैटर्न ही बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब बच्चे अपने हिसाब से आंसर देते हैं, ठीक है ना, घर में आके 10 में से 10 लगाते हैं और 2 नंबर का काम करके आते हैं। ठीक है ना, फिर वही कहते हैं साहब 90 आने वाले थे, 20 आए तो इंस्टीट्यूट तो पास ही नहीं कर दिया, स्केलिंग करके, और मतलब फेल कर देती है। ठीक है, जबकि रियलिटी होती है कि आईसीआई हर बार कम से कम 25-30 नंबर 40 नंबर तो बढ़ाती है, जब जाके रिजल्ट मेंटेन होता है, अदरवाइज तो रिजल्ट ही नहीं आए। ठीक है, तो मार्किंग पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कोई 10 स्टेप में सोल्व हुआ है, तो उसको 10 स्टेप चाहिए, यानी आईसीआई वाला सोल्यूशन चाहिए। अगर आप उसको मान लो 2 स्टेप में सोल्व कर दिया तो आंसर तो आ जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो मार्क्स लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा, सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में भी आपको लिखने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से लिखे, क्या क्या पॉइंट लिखें। तो ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ सीखोगे? इन मॉक टेस्ट सीखोगे। क्योंकि हम जब आपके टेस्ट लेंगे तो आपको इवेल्युएट करके आपके आंसर को भी देंगे, साथ में आंसर की देंगे कि जिसके बेसिस पे कॉपी चेक हुई इसका राइट आंसर क्या है, और साथ में हम ये बताएंगे कि इसमें आंसर की में क्या क्या आइटम लिखने के क्या क्या मार्क्स थे, कौन कौन से आइटम लिखने थे, उसके कितने कितने मार्क्स थे, ये सारी चीजें अपन इसमें बताएंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या आइटम मिस कर रहे हैं, कौन से वर्किंग नोट छोड़ रहे हैं, कौन से स्टेप छोड़ रहे हैं, कौन से पॉइंट छोड़ रहे हैं, जिससे कि आप मेन एग्जाम में इस तरह की गलतियां नहीं हो। देखो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, उसके मार्क्स नहीं आए, कोई गम नहीं है, क्योंकि अपने को आता ही नहीं था, क्या बुराई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब मेरे को पूरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसमें 20 में से 20 मार्क ला सकता हूं, लेकिन फिर भी 2 ही आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी अपने जितनी नॉलेज डेवलप करी है उतने मार्क्स तो आपके आना जरूरी है। ये सब चीजें कहाँ सीखते हो?
ये मॉक टेस्ट सीखते हो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का रोल है। ये मान लो कि इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर 800 नंबर का पेपर होगा, 800 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का इंक्रीज आप कर सकते हो जो अदरवाइज नहीं होता है, सेम नॉलेज के बेस पे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, यानी 200 मार्क्स का इंक्रीज इस मॉक टेस्ट सीरीज से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है पर्सनलाइज गाइडेंस। पर्सनलाइज गाइडेंस क्या होता है कि मान लो जो मतलब प्लानिंग, जो मटेरियल, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जो फर्स्ट रैंक के लिए ट्रायल होगा, जो फर्स्ट रैंक के लिए होगी प्लानिंग, और एक पास की बॉर्डर लाइन पे है, दोनों की सेम नहीं हो सकती। फर्स्ट रैंकर की प्लानिंग अलग होगी, इसकी प्लानिंग अलग होगी। कोई टॉप 10 में आ रहा है, उस टॉप 10 से फर्स्ट पे ले जाने के लिए, सेकंड पे ले जाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए उसकी प्लानिंग अलग होगी। हर बच्चे का लेवल अलग होता है। किसी को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को थ्योरी अच्छा लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, किसी को अकाउंट अच्छा लगता है, किसी को टैक्स अच्छा लगता है। सबका अलग अलग होता है। और हर सब्जेक्ट में भी कौन कौन से चैप्टर अच्छे लगते हैं ये भी अलग अलग होता है। तो ये जो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आते जाएंगे, ठीक है ना, स्पेशली यहाँ पे, यानी इस सेकंड सीरीज के बाद में, फर्स्ट सीरीज के बाद में, उसके बेसिस पे यहाँ से हम गाइडेंस डिसाइड करते हैं। ये सारी गाइडेंस मैं ही तैयार करता हूँ इनकी। ठीक है, इवन जो मॉक टेस्ट के सारे पेपर है, चाहे हमारे सीपीटी, आईपीजी फाइनल, सारे मैं तैयार करता हूँ। फैकल्टी का कोई रोल नहीं होता उसके अंदर, जिससे कि इंडिपेंडेंट पेपर मिल जाए आपको। ठीक है ना, क्या होता है कि पहले, आज के 5-6 साल पहले पेपर मेरी फैकल्टियाँ बनाती थी। ठीक है ना, तो यहाँ मार्क्स आते थे खूब दबा के, पता चला कि साहब ये लोकल लिया 90 आ गए। ठीक है, शानदार मार्क्स है ना, एग्जाम में नहीं आते थे। ठीक है, बाद में पता किया तो ये चला है कि यार फैकल्टी ने जो पढ़ाया है वो तो क्वेश्चन दे दिए, जो छुड़वा दिया वो पेपर में दिए ही नहीं। तो जो पढ़ा दिया कह रखा है कि साहब ये क्वेश्चन करने हैं, उनको करके दे दिया बच्चे ने, तो पता ही नहीं चलता। वो तो बायसनेस हो गई ना उसके अंदर। तो जब से मैंने अपने हाथों में पेपर लिया सारा का सारा, यानी मैं पेपर बनाता हूँ, मेरे आंसर के बनाता हूँ, मैं पैटर्न बनाता हूँ सारा का सारा, उस दिन से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पेपर बनता है। फैकल्टी ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया मेरे को मतलब भी नहीं है। मैंने जो पेपर सेट किया तो फैकल्टी को अकॉर्डिंगली पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, अब वो ये नहीं कर सकते कि साहब ये नहीं पढ़ाया तो मतलब ये क्वेश्चन मत दो, क्योंकि मैं तो दूंगा। ठीक है ना, बीच में जब मेरी फैकल्टी कहती थी कि यार ये क्वेश्चन एक दिन पहले उनको चेक करने के लिए मिलता है, करेक्शन वगैरह, तो ये पढ़ाया नहीं, इसको रहने दो। तो जो 5वें नंबर पर था, फर्स्ट नंबर पर टिका दिया लाके, ये पता पहले चलना चाहिए उसको। ठीक है ना, ठीक है ना, जब तो फैकल्टी पे जाके चढ़ेंगे कि साहब ये पढ़ाया नहीं आपने, अदरवाइज क्या मैं उनके साथ चलता तो उसका मतलब पढ़ाते ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि सारा काम इंडिपेंडेंट है। तो ये जो इसका गाइडेंस है कि भाई किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे कौन से चैप्टर छुड़वाने हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी के सारी प्लानिंग में डिसाइड करके मेरे काउंसलर्स को देता हूँ। वो फिर आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम टेलीफोनिकली कि भाई तुम्हारे को अगर ये नहीं हो पा रहा तो ये एक चैप्टर छोड़ दो, या 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो। ठीक है ना, इवन ये मान लो कि आपने तो अगर 60% सिलेबस पे ढंग से कर लिया ना, तो भी पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है, खूब देती है, तरसती है मार्क्स देने के लिए। यार कहाँ मार्क्स दे देंगे, लिखा हुआ क्या थोड़ा बहुत, कोई लिखता ही नहीं है। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए प्लानिंग अलग होती है। तो ये सारा का सारा रोल यहाँ आ जाता है, मतलब पर्सनलाइज गाइडेंस के बेसिस पे। लेकिन ये पर्सनलाइज गाइडेंस कहाँ मिल पाते हैं, जब बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है। अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसको क्या बताएंगे बेसिक तरह को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब मान लो मेरे को पता है साहब इसके ये 100 मार्क्स का पेपर में से 70 मार्क्स आए हैं, तो कोशिश रहती है कि 70 से पहले एक बार 80 पे पहुंचे वो। तो उसके लिए प्लानिंग बतानी पड़ती है कि भाई तुम्हें क्या करना है, किस चैप्टरों पे ज़्यादा वेट देना है, किस चैप्टर पे थोड़ा कम वेट देना है, कौन सा छोड़ सकते हो। और जो बच्चा मान लीजिए 20 मार्क्स में है तो उसको परसू किया जाता है कि चलो वो 50 पे तो आए। ठीक है ना, उसको फिर हम बताते हैं कि भाई ठीक है तो मेरे 5 चैप्टर छोड़ दो या 4 चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि अगर वो सारा करने की कोशिश करेगा तो उसका 20 नंबर थोड़ी आते फिर उसके, अगर करने की पोजीशन होती है उसके। तो पहले कोशिश की जाती है कि वो 50 पे आ जाए, और मान लो वो 50 पे आ जाता है, धीरे धीरे फिर उसको और ले जाते हैं, तो उसको 60 पे ले जाओ। दिन पता चले कि साहब फर्स्ट रैंक वाली की चीज उसको बता दी, तो पता चलेगा कि साहब उसके 20 नंबर 10 नंबर और हो गए। ठीक है, तो सबके अलग अलग प्लानिंग होगी। तो ये सारा का सारा गाइडेंस मिलेगा आपको एग्जाम तक। ठीक है ना, तो ये मान लो कि जिस बच्चे ने यहाँ से क्लासें ले ली केवल, और क्लासें लेने के बाद चला गया, इसलिए बाहर के बच्चे कहीं चले जाते हैं। ठीक है, उनको एक गलतफहमी होती है कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम तो कुछ भी कर लेंगे। तो जो चला गया तो काम से गया, क्योंकि जब तक ये बाकी प्रोसेस है, मतलब ये इसका रोल है 90% है। ठीक है ना, और मैं साफ कहता हूं कि यह क्लासों में पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आता, ये पूरा सिस्टम है, पूरा कंबाइंड पैकेज है। इस कंबाइंड पैकेज को फॉलो करोगे तो फिर फेल नहीं हो सकते। फिर तो आप चाहो ना कि इस बार फेल हो जाते हैं, नहीं तो अगर पास हो गए तो नई किताबें पढ़नी पड़ेगी अगली बार जाके, तो फेल नहीं हो सकते। ठीक है ना, फिर तो पास होना ही होना है, कोई डाउट ही नहीं है।
लेकिन आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और आप ये मान के चलो, चाहे इंटरमीडिएट का जो अभी आईपीसीसी इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो अब आने वाला है, अभी इनका बोर्ड ग्रुप का रिजल्ट लगभग 5-6% जाता है, ठीक है ना। पहले आईसीआई क्या करते थे, अलग बताते थे कि साहब बोर्ड ग्रुप पास, बोर्ड ग्रुप एपेड, बोर्ड ग्रुप पास का इतना रिजल्ट गया है, ठीक है ना। बोर्ड ग्रुप दिया फर्स्ट पास कितना गया, सेकंड दिया सेकंड पास कितना चला गया। अब आजकल क्या है कि इतना रिजल्ट कम से मतलब लोग क्या है कि डिप्रेशन में आ गए, सारे रिजल्ट ही नहीं जाता। अब उन्होंने क्या है कि नया सिस्टम चेंज कर दिया रिजल्ट डिक्लेयर करने का। अब वो बताते हैं साहब बोर्ड ग्रुप दिया 100 बच्चों ने, बोर्ड ग्रुप में पास हुए मान लो 5 बच्चे, फर्स्ट में पास हुए 10 बच्चे और सेकंड में पास हुए 10 बच्चे। तो अब आके वो कहते हैं साहब 25% रिजल्ट चला गया हमारा। पहले क्या बताते थे 5% गया है, पहले तो वो कहते नहीं थे, इनको फर्स्ट सेकंड को काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं साहब बोर्ड ग्रुप का रिजल्ट कितना है 5%। अब कितना बताते हैं 25%, जिससे लोगों को लगे हर कुछ पास तो होते हैं, अदरवाइज रिजल्ट तो वही आ रहा है। तो ये रिजल्ट इसलिए आ रहा है इतना डाउन कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें कैसे लिखना है, राइटिंग पैटर्न पता नहीं है, शॉर्टकट बच्चा पढ़ता है। ये मान लो कि जितने भी कोचिंग्स की बुक है, जितने भी मतलब फेल होते हैं बच्चे, उनमें बहुत बड़ा रोल होता है कोचिंग का। अगर वो बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ेगा, खुद भी पढ़ लेगा ना, तो इसका मतलब पास हो जाएगा। लेकिन कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, सारे सारे शॉर्टकट बना रखे हैं, ठीक है, नाच नाच के पढ़ाते हैं। तो उससे मतलब ठीक है ना, तो बच्चों को लगता है मजा आ गया, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है ना, जब रोते हैं, तो देखो इनसे कुछ नहीं है। रिजल्ट अगर आपका आ गया तो सब कुछ मिल गया, रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं मिला। यानी कुल मिला के क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट है सब कुछ है, रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लासें में इस चीज की परवाह नहीं करता कि साहब बच्चा क्लास में सेटिस्फाई है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई आईसीआई को मैटर को पढ़ के हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आईसीआई का मैटर पढ़ाने की हिम्मत केवल हम ही करते हैं, इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आईसीआई का मैटर को बेस्ट बनाकर स्टडी करवाए, क्योंकि आईसीआई का मैटर अच्छा लगता ही नहीं है बच्चों को, ठीक है। उसको कह दिया तुम तो इसको तो रखो, ठीक है ना, और ये हम देते हैं ये पढ़ो। उन्होंने मैटर को चेंज कर दिया, और चेंज मैटर से मतलब बच्चा लिख भी आता है तो मार्क्स नहीं आते हैं। जब मार्क्स नहीं आए तो बाकी सब यूजलेस है, ठीक है ना। फिर भी जैसे मान लो कोई बच्चा पास हो जाता है, आप कहते हैं फिर भी कोई पास तो होता ही है। ये पास होने का मतलब क्या है, जितना डिजर्व करता है उतने मार्क्स आने चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा फर्स्ट रैंक को डिजर्व करता है और बॉर्डर लाइन में पास हो गया, तो लगता तो यार देखो यार पास हो गया, लेकिन इसका मतलब उसको पास होना नहीं बोलते ना। पास होने का मतलब है जितना डिजर्व करे उससे ज्यादा मार्क्स आए, जितना डिजर्व करे उससे ज्यादा मार्क्स आए। तो मेरी वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, हम केवल और केवल रिजल्ट पे बिलीव करते हैं, रिजल्ट के अलावा और किसी चीज बिलीव करते नहीं है। इसी का तो इफेक्ट है कि पिछले 6 सालों में जो 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, फर्स्ट रैंक का मतलब तो पीक लेवल होता है। आज तक इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें एक बार से ज्यादा आईपीसीसी में फर्स्ट रैंक आई हो, ठीक है। तो एक बार से मान लो इतने टर्मों में कोई एक बार कहीं ना कहीं से तो आएगी आएगी, ठीक है ना। तो वाई डिफॉल्ट आ जाती है। 3 बार रिपीट होना, 6 साल में 3 बार रिपीट होना मायना रखता है, ठीक है ना। और ये केवल सिस्टम को शो करता है कि मतलब हम पीक लेवल पे वर्किंग करते हैं, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। अगर फॉलो कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फॉलो नहीं हुआ तो ये मान लो कुछ नहीं हो सकता। और ये मान लो कि आपको पहले अटेम्प्ट में पास करना है, यानी आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट की चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये मान लो कि आईसीआई में जो बच्चे फेल होते हैं ना, कौन करता है फेल उनको, आईसीआई नहीं करता। फेल तो बच्चा खुद ही चाहता है फेल होना। अरे भाई आईसीआई क्यों करेगा बताओ, आईसीआई से आपकी कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है ना। आईसीआई कुछ नहीं करता। आईसीआई तो क्या करता है, आपने जो चीज लिखी है उसका इवेल्युएट करता है, और इवेल्युएट करके और जितने मार्क्स आते हैं उतने नंबर दे देता है आपको। वो तो बताता है तो है भाई तुमने क्या किया है, करने का काम तो कौन करते हो, खुद ही आप करते हो, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट रैंक लाइक चीज लिखी है तो आईसीआई की क्या मजाल है कि वो मतलब उसको फर्स्ट रैंक नहीं दे, फर्स्ट रैंक देगी देगी। और कोई ने फेल होने लायक चीज लिखी है तो आईसीआई क्या मजाल उसको पास कर दे, वो फेल करेगी करेगी। यानी मान लो कि आईसीआई से आप जो डिमांड करोगे ना, आईसीआई वो दे देगी। आईसीआई से आप डिमांड करो साहब मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए, तो आईसीआई क्या कहेगी, दी, ठीक है ना। आईसीआई कहने मेरे को टॉप 10 चाहिए, ठीक है, दिया। वो कैसा मेरे को तो फेल चाहिए, भाई ठीक है तू भी खुश रहे, तेरे को भी दिया, ठीक है ना। आईसीआई कुछ नहीं करती है, बस जो आप कॉपी लिखते हो ना वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है एक तरीके से आईसीआई के लिए। आप आईसीआई के हाथ जोड़ के साहब मेरे को पास कर देना इस बार, इसका मतलब वो ये भाषा नहीं समझती है। वो क्या भाषा समझती है, जो आपने कॉपी में लिखा है ना एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, वो उसकी भाषा है।
वो उसकी पसंद आ गई तो पास कर देगी, नहीं आया तो कुछ नहीं। तो जो बच्चा फेल हो रहा है वो उसकी खुद की चॉइस है, आईसीआई पे तो दोष दे रहा है क्योंकि उसने डिमांड ही फेल की करी है, इसलिए फेल किया आईसीआई ने, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखो आप पास होने के लिए कि आपके माइंड में पास के अलावा दूसरा अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। यानी जहां दो अल्टरनेट होते हैं ना, वहां पे बच्चा इजी अल्टरनेट को चूज करता है, ठीक है ना। जैसे आपको यहां से मान लो 20 किलोमीटर जाना है, आपको दो ऑप्शन दे दिया जाए कि एक तो पैदल जाना है, ठीक है ना, और एक जाना है आपको बाइक पे, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? बाइक वाला, इजी ऑप्शन है, ठीक है ना। इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साहब पास होना और फेल होना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये तो टिपिकल है, पास होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, फेल होने के लिए कुछ नहीं करना। भाई फेल होने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करोगे तो भी फेल तो हो ही, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि बच्चा क्या है कि फिर इजी चूज करता है, वो अपने कंफर्ट लेवल में रहता है। कंफर्ट लेवल में रहने का मतलब है कि वो इजी ऑप्शन चूज कर रहा है, इजी ऑप्शन चूज कर रहा है तो फेल होने से ज्यादा इजी तो कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए फेल होता है। अगर उसने माइंड में सेट कर लिया कि नहीं मेरे को तो पास होने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और वो भी इस अटेम्प्ट में, यानी कि अगले अटेम्प्ट में, वो फेल हो ही नहीं सकता। अगर उसने माइंड में दूसरा ऑप्शन निकाल दिया तो फेल नहीं हो सकता। कई बच्चे आते हैं साहब देखते हैं, देखिए इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, इसका मतलब कि तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बार 10 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है ना, दूसरी बार 6 महीने का कहां मिलता है? भाई बच्चा फेल कब होता है? रिजल्ट वाले दिन। जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, जब तक तो पास होता है, वो तो फेल ही कब होता है? रिजल्ट वाले दिन होता है। फिर उसको नर्वस शॉक लगता है, क्यों अभी तक तो 95% और 12th में आ रहे हैं, 10 से जीपीए आ रहे हैं, और बाद में जो फेल हो जाता है नर्वस शॉक लगता है, 15 दिन वो शॉक बनाने में निकाल देता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि एग्जाम के 3 महीने पहले रिजल्ट आता है, ठीक है ना। रिजल्ट और एग्जाम के बीच में 3 महीने का टाइम होता है, 15 दिन शौक में गया तो इसका मतलब है कितना बच गया? 2.5 महीना। जो 10 महीने की तैयारी में पास नहीं हुआ वो अगली बार 2.5 महीने की तैयारी में पास होगा क्या? नहीं ना, फिर वो फेल होता है। दिन कब? रिजल्ट वाले दिन। इस तरीके से क्या है कि 1-2 अटेम्प्ट में तो उसको 2.5 महीने का टाइम मिलता है, बाद में फिर क्या नर्वस होना बंद कर देता है क्योंकि आदत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको 3 महीने का टाइम मिलने लग जाता है, उसको 3 महीने का टाइम मिलने लग जाता है, लेकिन वो 3 महीने का टाइम ही छोड़ पड़ता है क्योंकि 10 महीने का टाइम में पास नहीं हुआ, 3 महीने में क्या होगा? इसलिए फिर वो क्या है कि उसका सीरियल चलती रहती है। इसलिए आप मतलब एक ही माइंड में सेट करो कि मेरे पास होने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। ये मान लो कि कोई बच्चा चाहता है कि साहब मेरे को फर्स्ट रैंक लानी है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रैंक से कम आ ही नहीं सकती उसके तो फर्स्ट रैंक ही आएगी, क्योंकि वो जब यहाँ पे टेस्ट देगा और मान लो मार्क्स कम आएंगे, उसे सोच रहा है मैं तो 90 मार्क्स लाने हैं, और मान लो 85 आए तो उसको क्या लगेगा यार कम आए, इसको हम और मेहनत करो, है ना। और किसी ने मान लो टारगेट सेट कर रखा है 40 का और 45 आ गए तो टेंशन में आ जाएगा यार अब तो बैलेंस करने के लिए थोड़े कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या है दिक्कत आ जाएगी। इसलिए क्या है कि अपने टारगेट सेट करो। और ये मान लो कि आप ये मत सोचो कि पास्ट में क्या मार्क्स थे, पास्ट में क्या थे क्या नहीं थे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स थे आपके, कोई मतलब नहीं है। पास्ट में बहुत कम मार्क्स थे, कोई मतलब नहीं है। जब आपने पढ़ाई करी जितनी उसके मार्क्स आ गए, अब जो पढ़ाई करोगे उसके मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। अब जो पढ़ाई करोगे उसके मार्क्स आएंगे। इसलिए क्या है आप पहले का तो भूल जाओ, ज्यादा थे कोई दिक्कत नहीं है, कम थे कोई दिक्कत नहीं है, अब लग जाओ। और आप अगर अब लग गए ना तो इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये गौरव सराव के पिछली बार आया था, मेरे को आके ये कहा था कि सर मैं फर्स्ट रैंक लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आज तक किसी बच्चे ने मेरे से कहा है नहीं कि सर फर्स्ट रैंक लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसने कहा और फर्स्ट रैंक लिया है। उसकी ये पोजीशन थी कि जैसे मान लो बैच दूसरी क्लास में अगर 10-12 बजे क्लास है और वो 11:15 बजे ही आ गया और उस क्लास में दूसरी क्लास चल रही है तो सीढ़ी पे बैठ के पढ़ाई कर लेता था, ठीक है ना। इस तरह उसमें चार्म था पढ़ने का। तो ये जो इस तरीके की ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि टारगेट क्या था उसका? फर्स्ट रैंक था, इसका मतलब उसको दूसरी चीज दिखाई देती नहीं थी। अगर उसने पीजी में रहता था, राइस ले लिए और दाल में 4 जने खड़े हैं तो वो दाल नहीं लेता था क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा, वो राइस खा के मतलब काम चला देता था। इसको बोलते हैं टाइम सेविंग, ठीक है ना। इसलिए रिजल्ट आता है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो सबको दिखता है, लेकिन उसके लिए उसने क्या एफर्ट्स करें, ठीक है ना, क्या सेक्रीफाइस किया है, ये किसी को नहीं दिखता। तो ये सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, कोई उपाय ही नहीं है। अदरवाइज ये मान लो कि एक बार रह गए फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं इस बार ही निकलना है या टॉप करना है तो वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी आपकी चाहिए हुई चीज डेफिनेटली मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं है। ये एग्जाम 12th की तरह है,
इस एग्जाम का लेवल 12 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को पता नहीं है कि करना क्या है हमारे को। इसलिए अगर आपको ये पता चल गया, सारा सिस्टम अगर आपने फॉलो कर दिया ना, तो फेल हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर तो चाहो तो फेल नहीं हो सकती। इसलिए आप इस पूरे सिस्टम को फॉलो करो। केवल क्लास से लेने तक का काम से कुछ नहीं होगा, एग्जाम तक पूरा रोल फॉलो करो, एग्जाम तक जयपुर में रहो, पूरा आप सिस्टम फॉलो करो, फिर फेल हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो आप पूरा माइंड में सेट कर लो कि हमारे को पास होना है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, 100% पास हो जाओगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।